बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QM एक्सप्रेस बैच में हम इस टाइम मौजूद हैं। एक्सप्रेस बैच क्या होता है, क्या उसके तरीक़ेकार हैं, वो हम सारी बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली। अब सीधी बात डायरेक्ट चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 क्या चल रहा है, लिखा होगा मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इक्वेशंस क्या होती हैं, 9th-10th में भी बड़ी तसल्ली से पढ़ा था। अगर प्री इंजीनियरिंग के हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। अगर तब वाली बातें याद है बहुत अच्छी बात है, अगर तब वाली बातें नहीं याद, भूल भाल गई हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, अभी हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो चेक करें पहले पेज पे, यूनिट 1 के पहले पेज पे क्या कुछ है। तो पहले पेज पे तकरीबन सिर्फ डेफिनेशंस टाइप ही हैं। अगर हम देखें एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं और ऑपरेशंस क्या होती हैं। जो प्लस माइनस डिवाइड टाइप चीज़ें हैं ये आपके ऑपरेशंस हैं। जो टर्म्स हैं जैसे कि एक्सप्रेशन 5 + 7 है, इसमें 5 और 7 टर्म्स हैं, इनके दरमियान ही जो प्लस का साइन है दैट इज ऑपरेशंस, और ये सारा का सारा एक है एक्सप्रेशन। अच्छा, और इस पेज पे हमें क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, हमें एक्सप्रेशंस की 3 टाइप्स बताई गई हैं, मोनोनोमियल्स, बायोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। इन तीनों में क्या फ़र्क है। इसमें अगर आप मोनोनोमियल को गौर से देखें, इसमें आपके पास क्या अवेलेबल है, एक टर्म अवेलेबल है दैट इज 2x। बायनोमियल में आपके पास 2 अदर टर्म्स अवेलेबल हैं, 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, टोटल कितनी टर्म्स हुई, 2। ट्राइनोमियल नाम से ही पता लग रहा है इसमें 3 तरह की टर्म्स होंगी जो कि आपके सामने आ रही हैं, 2x, 3y और एक अकेला z, ट्राइनोमियल्स। अच्छा, नेक्स्ट इस पेज ने आपको मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन से सिंपल तरीन जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के तरीके से कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहा कि कोई कमरा है होटल का, उसके जो चार्जेस हैं वो है ₹X पर पर्सन। X क्या है मुझे नहीं पता, X कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत थका हुआ होटल है तो शायद ₹100 पर बंदा हो, अगर थोड़ा अच्छा लेवल का होटल है शायद ₹1000 पर बंदा हो, अगर कोई बहुत ही अलग किस्म का होटल है तो शायद 10,000 पर बंदा हो। हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया। हमें बताया क्या गया, हमें बताया गया कि X अमाउंट है, और हमें ये बताया गया कि 25 बंदे जो हैं वो इस होटल में सफ़र करना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सिंपली एज 25x। ये हमने क्या किया, हमने 25 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर x ₹100 था तो 25 × ₹100 कितना बना, ₹2500 बिल बन गया 2500 बंदों का। अगर x 100 के बजाय 1000 होता कितना बिल बनता, 25 × 1000 25,000। आप कहते हैं इन 25 बंदों का बिल है टोटल 25,000 रुपीज़। अगर कोई बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का होटल है, x आपका 1 लाख है, तो क्या होता, 1 लाख × 25 आप कहते हैं इन 25 बंदों का बिल बना 25 लाख रुपए। तो इस एक 25 ने और इस x के थ्रू हमने एक सिंपल तरीन जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि वो ऐसे एक्सप्रेशन जहां बीच में = का साइन आ जाए उसे हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशंस के हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स भी उसने लिखी हैं। 2x = 8, 2x + 5y = 15, 2x + 3y + z = 54। इसमें और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, पहले = वाला साइन नहीं था, अब = वाला साइन आ गया। तो अब ये एक्सप्रेशन को हमने चेंज कर दिया किस चीज़ में, इक्वेशन में। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशंस में क्या होता है। इक्वेशंस के हमें कंपोनेंट्स बताए गए, हमें बताया गया कि इक्वेशंस में होते हैं वेरिएबल्स, और इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वेशंस में होते हैं कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। एक एक करके तीनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो एग्जांपल लिखी गई है, y = 2x + c। x और y कौन है, x और y ऐसी अननोन चीजें जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इन अननोन चीजों को हम कहते हैं वेरिएबल्स। 2 कौन है, 2 वो वाला नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये c है आपका कांस्टेंट, एक ऐसा नंबर जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बेचारा अकेला सा नंबर है, किसी से मल्टीप्लाई जो है प्लस माइनस हो रहा है किसी कोएफिशिएंट के साथ या किसी वेरिएबल के साथ, लेकिन इसके साथ अपना कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, और इस हमें क्या बात बताएगी, फिर हमें अगला कॉन्सेप्ट बताएगा डिग्रीज। वो क्या होता है, किसी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। लाइक फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा गया 8xy⁻7। इस जो है इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, और से देखते हैं। ऐसे x क्या होता है 1, y क्या है 7, तो 1 + 7 8। हम कहेंगे कि इस डिग्री, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 8 है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। 8x³ + 6x² + 3x = 0।
आ गया वापस। अब इस जो है इक्वेशन की डिग्री क्या है, देखिए मैक्सिमम आपने पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3⁻1 क्या 1 मैक्सिमम है या 2 मैक्सिमम है या 3 मैक्सिमम है, तो 3 सबसे ज्यादा है, हम कहेंगे कि इस जो है इक्वेशन की डिग्री है 3। अच्छा, और नेक्स्ट हमें जो बात बताई जा रही है दैट इज लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो वाली इक्वेशंस जिनकी डिग्री हो 1। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में हम लीनियर इक्वेशन से हमारा जो है वो गर्ज होगा, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे और लीनियर इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब एक और एंगल से देखते हैं इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने है y = a + mx। अब जो पहले हमने चीजें पढ़ी थी उससे जरा रिलेट करते हैं, फिर जो नई चीजें उनसे करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि a जो है आपका ये कांस्टेंट है, m जो आपका है ये कोएफिशिएंट है, और जो x है आपका ये है आपका वेरिएबल, y भी आपका क्या है वेरिएबल। राइटिंग को जरा इतना ध्यान ना दें, जरा अच्छी नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें देखते हैं अब नई बात हमें क्या बताई जा रही है, ये कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो हमने इस पेज के शुरू में भी देख लिया था। अच्छा, अब देखते हैं ये क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो इससे याद रखने का आसान तरीन तरीका यह है कि वो चीज जो कि हमारे कंट्रोल में होती है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी बेसिस पे आपकी जो चीज़ कैलकुलेट होती है, जो चीज़ डिस्टर्ब होती है, जो चीज़ हम मतलब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, इसकी एक आसान तरीन एग्जांपल देखते हैं कि आप गए किसी होटल, आपने कहा यार चावलों की एक प्लेट ला दो, वेटर ने कहा ठीक है यार एक प्लेट 250 रुपए की है। अब आपके हाथ में क्या चीज है, क्या आपके हाथ में ये है कि प्लेट 250 की होगी या 280 की होगी या 150 की होगी? नहीं, वेटर ने आपको बता दिया भाई एक प्लेट 250 की है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आप उससे कहें या तो यार मुझे एक प्लेट ला दो, या आप उससे कहें मुझे 2 प्लेटें ला दो, या आप उससे कहें मुझे 10 प्लेटें ला दो, मैंने घर जाके भी बांटना है। तो आपके हाथ में नंबर ऑफ डिशेस थी, जो प्राइस थी वो फिक्स थी। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि जो 250 है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, 250 एक फिक्स्ड कोएफिशिएंट है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ डिशेस। अब जो इसका नतीजा निकलेगा, अगर 250 रुपए की एक प्लेट है और आपने 2 प्लेटें मंगवा ली, कितना खर्चा हुआ? 250 × 2 कितना होता है? 500। आपका बिल बन गया 500 रुपए। 250 रुपए की एक प्लेट थी, आपने वेटर से कहा बेटा मुझे 2 प्लेटें ला दो, टोटल बिल बन गया 500 रुपए। इसमें कौन सी चीज क्या है? 250 इज द कोएफिशिएंट जो कि x के साथ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ। 2 प्लेटें 2 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आपके हाथ में था कि कितनी प्लेटें खानी है, 1, 2, 10 या 15 या 500। और जो एट द एंड रिजल्ट निकला, वेटर ने कहा सर आपका बिल है 500 रुपए, क्योंकि आपने 250 रुपए की 2 प्लेटें खाई थी। 500 रुपए इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपकी हरकतों की वजह से, आपके डिसीजन की वजह से जो है वो बिल बना। तो 250 इज द मतलब 250 इज द कोएफिशिएंट, 2 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 500 रुपए इज द डिपेंडेंट। अच्छा, अब और यहां क्या बात है, यहां m इज इक्वल टू स्लोप कहा जा रहा है। स्लोप क्या होती है? स्लोप हम आगे जाके देख रहे होंगे इसी चैप्टर में, आज के लेक्चर में ही। तो स्लोप हम कहते हैं कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो कितनी, कोई उसका मतलब क्या एंगल है, क्या वो इस तरह से है, क्या वो इस तरह से है, या वो क्या इस तरह से है। आगे हम स्लोप्स देखेंगे भी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, बुक ने हमें पहली प्रॉपर एग्जांपल दिखा दिया। फॉर्मेट ऐसा होगा कि आपके सामने सवाल लिखा होगा, हम इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर सवाल इसी पेज पे जो है वो मैं जब एक बटन दबाऊंगा तो सॉल्व करके भी हमारे सामने आ जाएगा। सवाल को गौर से पढ़ते हैं। A student gets 2 points every time he answers a correct objective questions full stop। तरीकेकार ये होता है सवाल पढ़ने का कि तोड़ तोड़ के पढ़ें और जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है उसे जरा लिख लें या माइंड में रखें। तो हमें पहले सेंटेंस में क्या बताया गया, एक स्टूडेंट को 2 नंबर मिलते हैं अगर वो एक सवाल सही सॉल्व कर ले। हमने लिख लिया 2x। अच्छा, आगे एक्सप्रेस टोटल स्कोर्स इन मैथमेटिकल इक्वेशन। उसने कहा है कि ऐसा करें, टोटल स्कोर बता दें। अच्छा, बता देंगे। अगली बात में बताओ, व्हेन स्टूडेंट गेट्स अ बोनस 6 पॉइंट्स फॉर कंप्लीटिंग द पेपर इन टाइम। क्या मतलब? अगर स्टूडेंट ने पेपर टाइम पे कर लिया
तो उसे 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन 6 नंबरों का क्या इस बात से कोई लिंक है कि वो मतलब सारे क्वेश्चन सही करे या एक क्वेश्चन सही करे या कोई भी क्वेश्चन सही ना करे? नहीं, 6 नंबर उसे मिल ही जाने हैं, वो बोनस मार्क्स हैं। तो हमने कहा कि 2 नंबर उसे मिलने, एक सवाल सही सॉल्व करने पे 6 नंबर उसे एम ही मिल जाने। तो सवाल हमसे चाहता है क्या है? सवाल कहता है ऐसा करें, मैथमेटिकल इक्वेशन बना दें। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस स्टूडेंट ने कितने सवाल सही सॉल्व किए। तो कितने सवाल सही सॉल्व किए? कि हमें सवाल में कुछ इस तरह का गिवन है? नहीं गिवन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अननोन है, कोई बात नहीं। सवाल ने हमसे ये नहीं कहा सॉल्व करो, सवाल ने हमसे ये कहा है कि इक्वेशन बना दो, जो कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के न होते हुए बना सकते हैं। मैंने लिख लिया x इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? लिखा है 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगर उसने एक सवाल सही सॉल्व कर लिया तो ये 2 मल्टीप्लाई जो हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ये फिर क्या चीज है? ये है आपका कोएफिशिएंट। अच्छा, प्लस कांस्टेंट, हमने पढ़ा था कोई ऐसी चीज जिसके साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा हो किसी चीज के साथ, लेकिन उसमें कुछ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, उससे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे कांस्टेंट। यहाँ कोई कांस्टेंट गिवन है क्या हमें? हाँ जी, हमें कांस्टेंट भी गिवन है। क्या? 6 नंबर मिलेंगे अगर आपने टेस्ट टाइम पे कर लिया। इज इक्वल टू वॉट? वाई कौन है? वाई है उस बंदे का टोटल स्कोर बेस्ड ऑन कि उसने कितने जो हैं सवाल सही सॉल्व किए। तो ये हम इतना ही जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, इससे हम इतनी इक्वेशन बना सकते थे। लेट्स सी कि हमने काम ठीक कर लिया। तो ये देखें, 2x + 6 इज इक्वल टू वाई, 2x + 6 इज इक्वल टू वाई हमने तकरीबन सही कर लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 इज अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या कुछ चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले इंस्टेड ऑफ कि हम ये जो एरिया लिखा हुआ है, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर लिखे हुए एरिया की तरफ आएंगे। तो डायग्राम में देखें क्या चल रहा है। आपके सामने एक अदद प्लस बना हुआ है, प्लस के बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है 0। अच्छा, अब देखें क्या चल रहा है। 0 से राइट साइड पे जो है आपके पास x की फिगर्स आ रही हैं, 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा, 0 के लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है? -5, -10, -15। ये हमें नजर आ रहा है x एक्सिस। इस लाइन को हम कहेंगे x एक्सिस। यहाँ आपके 0 से आगे की जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, 0 से पीछे के जो नंबर हैं वो नेगेटिव हैं। तो इस लाइन को हमने देखा, हमने समझा क्या चल रहा है। फिर एक और लाइन हमें नजर आई जो नीचे से ऊपर जा रही है, x से नीचे और x से ऊपर। x से ऊपर वाले जो नंबर हैं वो लिखा हुआ है 5, वो लिखा हुआ है 10, वो लिखा है 15। x से नीचे जो नंबर है लिखा है -5, -10, -15। ये क्या चल रहा है? ये हमें नजर आ रहा है कि x के ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव हैं, x से नीचे वाले नंबर जो हैं वो हैं नेगेटिव। अच्छा, तो हमें नजर आया कि 2 लाइंस हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, नेगेटिव नंबर लिखे हैं। अब इन लाइन का हमें फायदा क्या हो रहा है? एक पॉइंट बना हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है a। इस पॉइंट को गौर से देखते हैं क्या है। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे किधर पाया जा रहा है? x एक्सिस पे जहां x 10 था वहां ये पाया जा रहा है। अब देखते हैं y एक्सिस पे क्या इसका एड्रेस है। हमने देखा ये पाया जा रहा है जहां y था आपका 15। हमने कह दिया भाई तुम्हारा एड्रेस, इस पॉइंट A से हमने कहा कि आपका एड्रेस है 10,15। 10 हमेशा x एक्सिस पहले आता है, y एक्सिस बाद में आता है। तो हमने कहा कि इस पॉइंट का x एक्सिस है 10, y एक्सिस है 15। अच्छा, कोई और पॉइंट हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। मैंने पेन रखा इधर, ये मैंने एक पॉइंट बनाया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे जरा ढूंढ के बताएं क्या है। x एक्सिस पे क्या है? 15, 15 के -15, 15 कॉमा। y एक्सिस इसका क्या है देख लेते हैं। y एक्सिस पे लिखा रहा है -15। मैंने लिख दिया 15, -15। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं b। एक इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से भी किसी एक पर चूज करते हैं। मैंने उंगली रखी यहाँ, पेन रखा यहाँ। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है? लिखा है 10 x एक्सिस और y एक्सिस क्या है? -20। हमने कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और -20। तो ये टेबल को रीड करना है, आसान काम है इस ग्राफ को रीड करना। नेक्स्ट बात यहाँ हो रही है क्वाड्रेंट्स की। ये क्या चल रहा है? ये उल्टी घड़ी आपने चलानी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा,
सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। अब यहाँ मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि रट्टा लगा लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज़ पॉजिटिव और एक चीज़ नेगेटिव होती है। आप ये डायग्राम का फॉर्मेट याद कर लें, आपको खुद ही माइंड में आ जाएगा कौन से कोऑर्डिनेट में क्या होता है। एक दफ़ा ऐसा करते हैं, खुद ये बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, बीच में ये 0 है, इस पॉइंट को हम प्यार से ओरिजिन भी कहते हैं। इस साइड पे जो आपका x है ये पॉजिटिव होगा, इस साइड पे जो आपका x है वो नेगेटिव होगा। यहाँ आपका y पॉजिटिव है, यहाँ आपका y नेगेटिव है। आप खुद देखें, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं? हाँ जी, दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है, सॉरी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो हमने लिखा x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर हम आए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और आखिर में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ आपका x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो ये थे आपके पास कोऑर्डिनेट्स में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, कौन सी चीज़ जो है आपके पास नेगेटिव होगी। और इस पेज पे क्या काम की बात है, ये क्वाड्रेंट 1 यहाँ क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। बाद में रीडिंग में आपकी नहीं कराऊंगा, लेकिन आपने स्टिल एक दफ़ा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ये सारा कुछ पढ़ लेना है, क्योंकि आई क्या अपना अक्सर इन लाइनों से एमसीक्यूज बना लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मोस्ट ग्राफ हैव पॉइंट सीन एज अ पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा भाई कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम क्या होता है? आपके सामने एक ऑप्शन होगा कोऑर्डिनेट प्लेन और 3 और ऑप्शन होंगे। इस तरह किसी भी लाइन से उठ के एमसीक्यू बन सकता है। तो एक दफ़ा इस सारे की रीडिंग भी मस्ट है। मैं आपको मैक्सिमम कैलकुलेशंस करना सिखा दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको क्लास 3 के बच्चों की तरह रीडिंग नहीं करा सकता, तो वो थोड़ा सा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर खुद लेनी है। और चेक करें इस पेज पे और क्या काम की बातें हो रही हैं। आपके पास 3 अदद फॉर्मूलाज हैं। भाई क्या फॉर्मूलाज हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या इसका फॉर्मूला है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये x कौन है, y कौन है? तो 3 तरह के x और y हमें नजर आ रहे हैं, एक सादा वाला x, एक x2 और एक x1। तो अब आपको सवाल में अगर एक तीसरी लाइन की इक्वेशन बनवाई जा रही है और 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहला वाला पॉइंट्स आपका x1 y1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 हो जाएगा, और जो थर्ड पॉइंट, जो लाइन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो उन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, लाइक फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपके पास ये रहा, एक पॉइंट आपके पास ये रहा। सवाल आता है कि ये इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी इक्वेशन बना दें, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास 2 अदद फॉर्मूलाज हैं। वो क्या हैं? एक आपके पास है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? अभी मैं आपको बताया, वो वाली जगह जहां x भी 0 हो और y भी 0 हो, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये रहा, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, एक और तीसरा फॉर्मूला जो इस पेज पे गिवन है वो किस बात का है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट। अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान कितना कोई फासला है वो हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, जो कि आपके पास आ रहा है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और स्क्वायर रूट में इन्हें लिखना है और स्क्वायर कर देना है। अब जब हम प्रैक्टिस मोड में आएंगे तब इसके हमें सवाल भी मिलेंगे। अभी फिलहाल हम थ्योरी मोड में, हम एक दफा पूरा चैप्टर गो थ्रू करने के मोड में। लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 3 लीनियर इक्वेशंस। वो क्या होता है? अभी हमने देखा कि वो वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम प्यार से कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहले हमें दिखाया गया y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, ये एक अदद लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें हम x की जो भी वैल्यू पुट करें, y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी, जो आपके सामने टेबल में भी आ रहा है। 0 से लेके 4 तक तो आपकी जो x वैल्यूज हैं वो तो कैलकुलेट हुई हुई। ऐसा करते हैं, हम एक अलग ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर 4 तक कैलकुलेट हुआ है, 5 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या तरीकेकार होगा विदाउट कैलकुलेटर? अगर y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x है, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, हम x की क्या वैल्यू रख रहे हैं? 5। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 5 जा 25, y इज इक्वल टू 28। देखिए क्या ट्रेंड ठीक चल रहा है। अगर x 4 था और y 23 था, तो x अगर 5 हुआ है तो y भी 23 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्या 23 से ज्यादा है? हाँ जी, 28 23 से ज्यादा होता है। हम सही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होता है? ये चेक करें, y इज इक्वल टू बी प्लस एम एक्स। क्या ये चीज़ देखी नहीं लग रही? हाँ जी, अभी हमने कुछ पेजेस पहले चीज़ देखी है जब हम ये सीख रहे थे कि स्लोप क्या होती है और इंटरसेप्ट क्या होता है। अब यहाँ
हमें पता लगना चाहिए कि इंटरसेप्ट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो इंटरसेप्ट्स कहते हैं कि वो वाला पॉइंट जहां आपकी लाइन किसी इंटरसेप्ट से, किसी एक्सिस से गुजर रही हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश की, अब यहां आपका x पॉजिटिव है, यहां आपका y पॉजिटिव है। अगर मैंने एक लाइन क्रिएट की, ये लाइन x एक्सिस से गुजर रही है यहां, और ये लाइन y एक्सिस से गुजर रही है यहां, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरसेप्ट्स। अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? इसका कैलकुलेट करने का तरीका इंतहाई आसान होता है। किसी इक्वेशन में अगर आपने x इंटरसेप्ट निकालना है, अब y की वैल्यू 0 रख लें, आपका जो वैल्यू निकलेगी दैट वुड बी x इंटरसेप्ट। और अगर आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप x की वैल्यू 0 कर लें, आपके पास y इंटरसेप्ट निकल आएगा। तो इनकी कैलकुलेशन जो है वो इजी काम है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी फिलहाल थ्योरी मोड चल रहा है। नेक्स्ट, m इज द स्लोप, जिसे हम प्यार से ग्रेडियंट भी कहते हैं। m होती है स्लोप या ग्रेडियंट। एक और बात हमें बड़ी काम की बताएगी जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, दैट इज ग्रेडियंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और अनडिफाइंड हो सकता है। एक दफा चारों तरह की टाइप्स देख लेते हैं। तो वंस अगेन कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया। पॉजिटिव स्लोप होती है इस तरह की, नीचे से ऊपर जाना, जो मतलब हमें वैसे भी पता है कॉमन सेंस के, तरक्की जब हो रही हो तो इस तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं कि देखें मुल्क इतना ऊपर जा रहा है। जबकि नेगेटिव स्लोप हम कहते हैं कि मुल्क की माशरती हालात नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो दैट इज डाउनवर्ड्स। अच्छा, दो और तरह की स्लोप भी हमें बताया गया है, दैट इज जीरो, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चेक करें, अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है तो अगर ये कोई लाइन होती है जो कि एग्जैक्ट इसके पैरेलल है, इस पैरेलल याद है ना क्या होता है, याद करा देता हूं, वो वाली दो लाइन जिनके दरमियान का फासला हमेशा फिक्स्ड रहता है और वो दो लाइनें हमेशा आपस में नहीं मिलती, दैट आर कॉल्ड पैरेलल। तो अगर पैरेलल की बात करिए तो परपेंडिकुलर की भी कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइनें भला कौन सी वाली होती हैं? इस तरह की लाइनें जो एक दूसरे से एग्जैक्ट 90 डिग्रीज के एंगल पे गुजरती हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। वापस आते हैं अंदर, ये वाली लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इससे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसकी स्लोप जीरो है। वंस अगेन कॉमन सेंस जिंदाबाद। हमें नजर आ रहा है कि ना यहां तरक्की हो रही है और ना यहां तनज़्ज़ुली हो रही है, बिल्कुल फिक्स्ड कोई चीज जा रही है, तो हम कहेंगे जो स्लोप है वो जीरो है। और एक और बात, अनडिफाइंड, इस तरह की स्लोप जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, इससे हम कहेंगे कि ये जो स्लोप है दैट इज अनडिफाइंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पिछले पेज पे ये जो हमें टेबल गिवन था ये तो हमने देख लिया था, और नई बात क्या है, अब हमें इस जो चीज है इसे ग्राफ फॉर्म में दिखाया जा रहा है। और इससे पहले कि हम ग्राफ और से देखें, यहां हमें एक नया फॉर्मूला भी बताया जा रहा है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालने का एक और शॉर्टकट भी मैं आपको बताता चलूं, x के साथ यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ होता है वो भी स्लोप होती है। ऐसे सवाल आएंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही पहचान लेंगे कि अच्छा ये फला नंबर x का कोएफिशिएंट है, जरूर ये स्लोप होगी। तो ये चीज़ भी ज़रा माइंड में रखिएगा अभी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, हमें स्लोप का शॉर्टकट भी पता लग गया निकालने का और सीधा फॉर्मूला भी पता लग गया। आगे चलते हैं। अब आपको दो ग्राफ दिखाए जा रहे हैं कि जो ग्राफ था 2 + 2x, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, तो हाँ जी हमें नजर भी आ रही है कि स्लोप पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जबकि जो अगली इक्वेशन है y = 2 - 2x, इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, और एक और नया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, दैट इज y = m × x - x1 + y1। इस फॉर्मूले का हम क्या करें? तो अगर इस फॉर्मूले के केस में हमें कोई एक चीज अननोन है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें m यानी कि स्लोप गिवन है और हमें गिवन है कोई एक पॉइंट, हम उस लाइन पे आने वाला कोई भी और जो है वो मतलब उस जो है लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास लाइन है, आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट के कोई x कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई y कोऑर्डिनेट्स होंगे, और आपके पास इस लाइन की स्लोप गिवन है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आखिरकार एक सवाल आया, इसे सॉल्व करते हैं। वंस अगेन ये अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारी थ्योरी का ही पार्ट है। बुक ने हमें जो है बीच में एक सवाल दे दिया, अभी हम प्रैक्टिस तो हमने शुरू भी नहीं की। तो क्या लिखा जा रहा है? कैलकुलेट अ सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स of which line passes through 6,32 and has a slope of 4। क्या कुछ गिवन है? हमें स्लोप गिवन है और कुछ गलत पॉइंट्स गिवन है। फॉर्मूला क्या था? एक दफा दोबारा देखें।
y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, यहां लिख ले फॉर्मूला y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन। आपके पास अब इनमें से क्या कुछ गिवन है? आपके पास गिवन है दो अदर पॉइंट्स और आपके पास गिवन है स्लोप। वैल्यूज पुट करते हैं, y इज इक्वल टू m, m क्या है 4 इंटू एक्स क्या है मुझे नहीं पता, माइनस एक्स वन सवाल में गिवन है 6 प्लस y1 क्या है 32, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 6 24 प्लस 32, y इज इक्वल टू मजीद इसे हम कैलकुलेट करना चाहें 4x 32 माइनस 24 क्या होता है -8। हमारे पास एक अदद इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। सवाल हमसे चाहता क्या है, कैलकुलेट अ सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, मैं y अज्यूम कर रहा हूँ x अज्यूम कर रहा हूँ 5, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 8, सॉरी माइनस नहीं प्लस 8। अब ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 5 20 प्लस 8 आपके पास आ गया 28। अब लेट्स सी आंसर क्या है। आपके पास स्लोप गिवन थी, आपके पास x1 गिवन था, आपके पास y1 गिवन था, आपने कैलकुलेट कर लिया y की वैल्यू। अब यहां x ने क्या अज्यूम किया था, बुक ने x अज्यूम किया था 3 तो आंसर आया 20, हमने x अज्यूम किया 5 तो आंसर आया 28। हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, एक दफा दोबारा बता देता हूं कि वो वाला पॉइंट जहां जो है आपकी लाइन एक्सिस से गुजर रही होगी, ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया, ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया। कैलकुलेट करने का क्या तरीकेकार है, जो जिस चीज का इंटरसेप्ट निकालना है उससे ऑपोजिट चीज को आप 0 अज्यूम कर लें। तो डाटा चेक करते हैं, आपके पास क्या है अगले सवाल का, गौर से देखें 6,32 6,32 स्लोप 4 स्लोप 4, वही डाटा दोबारा है, लेकिन अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, वो कह रहा है ऐसा करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। अब ये सवाल हमने यहां तक तो सॉल्व किया हुआ था ना, यहां इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 8, y इज इक्वल टू 8, ले जी मुबारक को आपका x y इंटरसेप्ट निकल आया। लेट्स सी, तो y इज इक्वल टू 8 आपका है इंटरसेप्ट। तो होपफुली इंटरसेप्ट निकालने का तरीका समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होता है। आपके पास अगर सवाल में इंटरसेप्ट्स गिवन हो लेकिन स्लोप गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे, तब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। फॉरन से इसका एक सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ लाइन हैज एन x इंटरसेप्ट ऑफ 6 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3, डिराइव द स्लोप इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या कुछ गिवन है, हमें x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, और क्या गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन। कोई बात नहीं, जितना गिवन है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला है आपके पास x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट करते हैं, a था कौन, a इज द वैल्यू ऑफ द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, हाँ जी गिवन है, हमने लिखा x ओवर 6 प्लस y ओवर b कौन है, y इंटरसेप्ट गिवन है मैं सवाल में, हाँ जी गिवन है 3 इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, प्लस कर दूं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, नहीं ऐसा नहीं करना। याद करें बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था एलसीएम, यहां हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कहां कहां हम एलसीएम लेते हैं, जहां आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में ऐड हो रहे हो। तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, हम वो वाला नंबर लेते हैं जो इन दोनों के टेबल्स में आ रहा हो। कौन सा ऐसा नंबर है, तो वो नंबर है 6 या 18, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 6। नेक्स्ट स्टेप, मुझे इस वाले x को, इस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे मल्टीप्लाई होके आता हो। लाइक 6 1 जा 6, तो x 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यहां लिख दिया 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा अब क्या करें, अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अच्छा अब हम क्या करें, हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आमतौर पे किस तरह की होती है, y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। तो y वाली y को हमने एक साइड पे करना है, हम क्या कहेंगे 2y क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स।
क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाता हमें नजर आ रहा है? नहीं, अभी एक स्टेप और हमें चाहिए। जो 2 है ना y के साथ, ये हमें बुरा लग रहा है, इससे हमने जान छुड़ानी है। हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 2 जो है दूसरी साइड पे हो जाएगा जाके डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 2 3 माइनस x डिवाइड बाय 2 क्या होगा 0.5x। ले जी, हमने बना ली इस लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेट्स चेक, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5x। हमने ये भी जो है वो सही सॉल्व कर लिया। होपफुली आप लोग भी साथ कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे और साथ साथ सॉल्व करना सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस एग्जांपल मजीद आ गई। एक लाइन की नेगेटिव स्लोप है जो कि पास करती है किसी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। अच्छा, x इंटरसेप्ट की वैल्यू y इंटरसेप्ट की वैल्यू से ट्वाइस है। अच्छा, डिराइव द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वही चीज जो हमने पिछले पेज पे की थी, लेकिन यहां हमें उल्टा ऑपोजिट डाटा गिवन है। पहले हमें इंटरसेप्ट्स गिवन थे, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। तो x आपके पास है 3, y है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय a और b। a और b नहीं गिवन। अब क्या करें, देखते हैं क्या सवाल में कोई हिंट गिवन है। तो ये लिखा है कि x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है ना, वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू से डबल है। यानी कि x और y का आपस में क्या रिश्ता है, अगर x 2 है तो y क्या होगा, x डबल है कि y डबल है, हैज इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज ट्वाइस दैट ऑफ y इंटरसेप्ट वैल्यू। ये जो है अगर x 2 है तो फिर y जरूर 1 होगा। तो हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर a इज इक्वल टू b था तो b के साथ ऐसा क्या करें कि वो a के इक्वल हो जाए। हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू 2b। समझ आ रही है ना, हमने क्या किया, ये वाला 2 इसके इक्वल करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो हमने एक हल्की सी इक्वेशन बनाई, a इज इक्वल टू 2b। अब क्या करें, अब हमें b की वैल्यू गिवन थी क्या है 2, हमें a की वैल्यू भी पता लगी जो कि 2b के बराबर। हमने लिखा 2b प्लस b इज इक्वल टू 1। होपफुली यहां तक समझ आ रही होगी, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रही मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। हमें सवाल ने कहा था कि जो a है वो b से डबल है, तो इक्वेशन बनाई हमने ऐसे कि a इज इक्वल टू 2b, b को डबल करो तो वो a के बराबर होगा क्योंकि a b से डबल है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया 2b, अच्छा 3 प्लस ये जो b है इसकी वजह से जो 2 है ये डबल होके हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। 7 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 3.5। यार खुद ही 7 इज इक्वल टू 2.5, और अगर b 2.5 है तो फिर a क्या होगा, a b से डबल है, हमने कह दिया a हमारे पास आ जाएगा 7। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, सवाल ने ये नहीं कहा कि ऐसा करो a और b निकालो, सवाल ने कहा है इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास a और b निकला है। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था x ओवर a यानी कि 7 प्लस y ओवर b यानी कि 3.5 इज इक्वल टू 1। अच्छा, क्या हम इसे मजीद सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। 7 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम के तौर पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा, मजीद कैसे सॉल्व होगा ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस x, y इज इक्वल टू 3.5 माइनस, मतलब 2 डिवाइड बाय उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 3.5 माइनस x ओवर 2 आपके पास आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी। एक दफा आंसर भी देख लेते हैं कि हमने सही कैलकुलेट किया है। तो 3.5 माइनस 0.5x हमने इसे तकरीबन सही सॉल्व कर लिया, तकरीबन नहीं वाकई पूरा पूरा सही सॉल्व किया। तो क्या इसमें फॉर्मूला गिवन था, क्या हमें ट्रिक इसमें गिवन थी, हमने ये चीज जो है ना, ये हमने नई चीज सीखी कि हमें a और b की वैल्यूज नहीं गिवन थी, लेकिन a और b का आपस का रिश्ता गिवन था। तो उस रिश्ते से हमने एक इक्वेशन क्रिएट की और इस सवाल को कर लिया सॉल्व। अब यहाँ से थोड़ा सा रेस करते हैं ताकि हम अगले सवाल को भी सॉल्व कर सकें। अगला सवाल क्या कहता है, रीराइट द इक्वेशन फलाना इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड द स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट b। तीन चीजें उसने हमसे पूछ ली। सबसे पहले उसने कहा इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस, यार ये खुद ही हो जाता है, y इज इक्वल टू a प्लस mx, y माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब
y जो -4 है उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5। ले जी, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो निकाल ली। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, फाइंड स्लोप m। तो मैंने आपको अभी कहा था कि स्लोप निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है और वो ये कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 4, मैंने कह दिया 4 जो है वो हमारी स्लोप है। सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। तीसरा पॉइंट, ऐसा करें y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें x जो है वो 0 करना पड़ता है। y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 5, यानी कि आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 5। हमारा निकल आया y इंटरसेप्ट। लेट्स हैव अ लुक। ले जी, क्या निकला, m इज इक्वल टू 4, स्लोप 4 थी, उसने लंबे रूट से ट्राई किया, हमने शॉर्टकट से लगा लिया और जो आपके पास x इंटरसेप्ट आपका निकल आया 5। आगे चलें, MCQs हैं ये हम प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे और हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट यूनिट, दैट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किस तरह करते हैं। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ तरीके हमें ज़बानी याद होंगे। एक दफ़ा रिमाइंडर के तौर पे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या तरीक़ेकार होते थे, हम यहाँ लिखते हैं 34 - 6x इज इक्वल टू 5x - 21। तरीकेकार ये होता था कि हम x की वैल्यूज़ को इज इक्वल टू एक साइड पे ले जाते थे और जो विदाउट x वैल्यूज़ होती थी वो दूसरी साइड पे ले जाती थी, यानी कि -6x ये वाला +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू -21। ये वाला 34 उधर जाके -34 हो जाएगा। -11x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -55। x हमें निकालने के लिए -11 को दूसरी साइड पे जाके करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -55 डिवाइड बाय -11 क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। लेट्स हैव अ लुक, x इज इक्वल टू 5। अगली इक्वेशन भी जरा देखते हैं, 4 इंटू z प्लस 7 इज इक्वल टू z माइनस 2। पहला तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स खोलते हैं। तो ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होंगी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल टू z माइनस 2। माशाल्लाह से इतनी अच्छी रेटिंग है, मैं z को 2 पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये z था, ये 2 नहीं था, ये z है। तो 4 इंटू z क्या होता है, 4z प्लस 28 इज इक्वल टू z माइनस 2। 4z माइनस z इज इक्वल टू -28 और ये किधर गया, ये जो है -2 ये इधर ही रहेगा, तो -3z इज इक्वल टू -30। z आपके पास क्या आ जाएगा, 10। लेट्स सी कि हमने ठीक किया है, तो z हमारे पास आ जाएगा -10। हमें इक्वेशंस हमारी जो पुरानी यादें थी इक्वेशंस याद करने की, सॉल्व करने की, वो हमें याद आ गई हैं। अब ये तो था आसान तरीका। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ गई इक्वेशंस तो क्या करेंगे। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस मतलब क्या है, साइमल्टेनियस कहते हैं दो कामों को एक साथ। मुझे कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट, इससे हमने लगा दिया एयरप्लेन मोड पे। अच्छा जी, हमारे पास साइमल्टेनियसली सॉल्व इक्वेशन जो हमने दो की, उसका तरीकेकार ये। अब क्या तरीकेकार होते हैं, 3 तरीकेकार होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है मतलब एडिशन डिलीशन मेथड, और तीसरा होता है आपके पास कैलकुलेटर। हम एक एक करके तीनों देखेंगे। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। पहला तरीका जो हम इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करते हैं, उस वाले तरीके से करके देखते हैं। तो क्या तरीकेकार है, सबसे पहले तुम्हारे पास x या y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इस केस में हम 3x और x को बराबर करने के लिए सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो ये बनेगा आपके पास 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है 6y इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48। अब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करना है। कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। नीचे माइनस होते हुए इन तीनों का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, -3 -6 और -48। नेक्स्ट 3 - 3 ये कैंसिल हो गया। 4 - 6 -2y इज इक्वल टू 36 - 48 -12। y आपके पास क्या आ गया, 6। अब y इज इक्वल टू 6 मेरे पास आ गया। मेरी मर्जी है मैं y इज इक्वल टू 6 इसमें या इसमें पुट करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। करके देख लेते हैं। 3x
प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, 3x प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 48, 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 36, 12, x इज इक्वल टू 3 4 12 मेरे पास आ गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6। लेट्स सी कि हमने सही किया है, x 6 और y 4, तो x 6 और y 4 हमारे पास आंसर्स आ गए। ये आपके पास तरीकेकार है पहला वाला जो आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में किया माइनस। नेक्स्ट हमारे पास तरीकेकार एलिमिनेशन मेथड, वो भी एक दफा देख लेते हैं। तो वो कैसे होगा, यहां हमने x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ऐसा करते हैं y को आइसोलेट कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये जो 2x था उधर जाके माइनस हो गया। अब ये y की वैल्यू में उठा के पुट करता हूं उसमें, तो क्या है 3x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 21। सॉल्व करते हैं ऐसे, 3x प्लस 5 7 35 माइनस 10x इज इक्वल टू 21। अच्छा, 3x माइनस 10x इज इक्वल टू 21 माइनस 35 माइनस 7x इज इक्वल टू 21 माइनस 35 क्या होता है माइनस 14। x आपके पास आ जाएगा 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाय माइनस 7, x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। लेट्स सी आंसर क्या है, तो x इज इक्वल टू 2 ये रहा और y इज इक्वल टू 3 ये रहा। दो तरीके कार तो हमने रिमाइंड कर लिया। अब तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी क्यूएम में यूज करें, क्योंकि आगे बहुत हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेटर जिंदाबाद। कैलकुलेटर से लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है भी देखते हैं। तो ये आपके पास आ गया कैलकुलेटर मेथड। सबसे पहले कैलकुलेटर पकड़ें, यहां कहीं एक बटन आ रहा होगा सेटअप, ये वाला जो बटन होता है इसे दबाएं। सेटअप आप दबाएंगे आपके पास ये वाली मेन्यू आ जाएगी। ये वाली मेन्यू में ढूंढे इक्वेशंस की बात कहाँ आ रही है, तो ये लिखा हुआ है 5 नंबर पे इक्वेशंस। अगर आपके कैलकुलेटर पे 5 नंबर नहीं आ रहा, 3 नंबर आ रहा है, जो भी नंबर के आगे इक्वेशन लिखा है उस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मेन्यू आ जाएगी, किस तरह की इक्वेशन आपने करनी है, लीनियर या क्वाड्रेटिक, एक्स रेस टू पावर स्क्वायर वाली है, सिंपल एक्स वाली। तो आपने पहला वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह की स्क्रीन पे आपने वैल्यूज पुट करनी है एक्स और वाई की। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो कांस्टेंट है वो हमेशा इज इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा। ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसकी वजह से उनकी लीनियर इक्वेशन सही सॉल्व नहीं होती। और जब आप वैल्यूज पुट करके आखिरी दफ़ा इज इक्वल टू दबाएंगे आपके पास इक्वेशन सॉल्व हुई भी आ जाएंगी। पिछले पेज पे चलते हैं और इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। मैं गया सेटअप पे, मैं गया इक्वेशंस पे, मैं गया इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशंस पे। अब वैल्यूज मैंने पुट करनी है। x की जगह मैं लिखूंगा 3, y की जगह मैं लिखूंगा 4, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और कांस्टेंट में लिखूंगा 36। फिर दूसरी इक्वेशन x जहां कुछ नहीं लिखा वो 1 के बराबर होता है, हमने लिखा x1 y2 और कांस्टेंट 16। कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, जो कि हमने सॉल्व किया था तो भी ये आ रहा था। होपफुली आप लोगों के हाथ में कैलकुलेटर्स होंगे और आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये तो था कैलकुलेटर मेथड, और सबसे इजी मेथड, सबसे फास्ट मेथड। नेक्स्ट, 2 इक्वेशंस को अगर हमने प्लॉट करना है साइड बाय साइड, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यूजिंग ग्राफ्स, ये हम ज़बानी भी देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां दोनों जो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो वाला पॉइंट जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उससे हम कहेंगे ये पॉइंट्स है जहां इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रही हैं। चेक करें, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, वापस हो जाओ भाई, हाँ, कोई भी ऐसा और पॉइंट नहीं है जहां ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हो सिवाय इस एक पॉइंट के। यहां आपका x0 है तो y 5 है, एक मिनट, ठीक है, हो गया। यहां आपका x0 है तो y कुछ और है, आपका कहीं और पॉइंट पे आपकी जो दोनों पॉइंट्स है वो सेम नहीं हो रहे। इस लाइन पे भी अगर आप देख लें, 2 लाइंस हैं,
एक पॉइंट ऐसा है जहां एक लाइन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रही है, तो ये आप कैलकुलेटर से करें, एक लेमिनेशन मेथड से करें या थर्ड मेथड से करें, आपके पास एक ऐसा पॉइंट निकलेगा जहां लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। नेक्स्ट थ्योरी वाली बात एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि लीनियर इक्वेशंस के क्या क्या फ़वायद होते हैं, क्या क्या नेक काम हम इनसे कर सकते हैं, और फिर हमारे पास आखिरकार स्टार्ट हुए सचमुच के सवालात। देखते हैं, अ फैक्ट्री पेज वर्कर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर पर्सन पर आवर पर पर्सन। ठीक है, एक फैक्ट्री में 500 मजदूर हैं, वो 8 घंटे काम करते हैं और एक महीने में 20 दिन काम करते हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी फैक्ट्री की जब मंथली रेंट है 85,000। अब यहाँ इससे पहले कि हम इस सवाल में ज़्यादा गहराई में जाएं, आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके डिपेंड करते हैं आपके कामों पे, आपकी हरकतों पे, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि होने ही होने होते हैं, आप कुछ करें या ना करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें जो मंथली रेंट है, क्या मालिक मकान को इस बात से कोई गर्ज है कि यहाँ कम काम होता है ज़्यादा काम होता है? बेशक फैक्ट्री पूरे महीने बंद भी पड़े ना, तो महीने के एंड पे मालिक ने आके कहना है कि भाई रेंट निकालो, तो ये एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट है, आपने पैसे देने ही देने हैं। जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी कि आपने मजदूर कम काम कराया तो कम पैसा देना पड़ा, बहुत सारे मजदूर बुलाए, बहुत सारा काम कराया तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ज़रा माइंड में रखिएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि क्या टोटल कॉस्ट होगी जब आपका मंथली रेंट 85,000 है और आपने 500 बंदों से 8 घंटे काम कराना है 20 डेज अ मंथ। अच्छा, और उन्हें 20 रुपए भी देने हैं, तो टोटल कॉस्ट आपकी निकलेगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 85,000, हमने लिखा 85,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें, तो वो हमारे पास निकलेगी 20 इंटू, ये 20 कहां से आए, हमने जो 20 रुपए पर पर्सन देना है, इंटू 500 वर्कर्स इंटू 8 घंटे इंटू 20 दिन पर मंथ। तो इस सारे को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 20 इंटू 500 इंटू 8 इंटू 20 प्लस 85,000। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 1685,000 फैक्ट्री का खर्चा इतना सारा होगा। अच्छा, सवाल भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। What would be the cost if factory reduces their employees to 240? बाकी सब कुछ सेम है, फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो कम हो गए, तो यहां हमने 500 के बजाय 240 लिखना है, तो बाकी कैलकुलेटर पे सब कुछ सेम रहेगा। 85,000 प्लस 20 इंटू 240 इंटू 8 इंटू 20, आंसर आया 853,000। तो ये देख लें 1.685 मिलियन और 853,000। आगे चलें, सवालात काफ़ी सारे हैं, तो थ्योरी हमने जो है वो मोस्टली कर ली है। हम जाते हैं अगले मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज़ ब्रेक इवन। वो क्या होता है? तो सबसे पहले ज़बानी बात करते हैं कि ब्रेक इवन होता क्या है। वो वाला पॉइंट जहां आपका ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि ब्रेक इवन पॉइंट का हम करें क्या, हमें क्यों ये पता करना कि यहाँ हमारा ना प्रॉफिट है ना लॉस। तो ये इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम एटलीस्ट इतनी प्रोडक्शन कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बताएं कि अगर तुम 100 यूनिट्स बेचोगे तो ही तुम्हें कोई प्रॉफिट होगा, तो बंदा एटलीस्ट इतनी ट्राई करेगा किसी ना किसी तरह 100 यूनिट्स तो बेच ही दे, 80-90 यूनिट्स ना बेचे, और 100 से जितने ज़्यादा वो यूनिट्स बेचेगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ब्रेक इवन कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला इसका चेक करें क्या है। फॉर्मूला ब्रेक इवन का आपके पास होता है नेक्स्ट पेज पे, कोई बात नहीं। ब्रेक इवन का फॉर्मूला आपके पास होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट कौन है और कहां से आ गया? पिछले पेज पे हम ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की पहली डेफिनेशन देख रहे थे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के फॉर्मूला आपके पास होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू कहते हैं आपका जितना पैसे आपने कमाए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपको पिछले सवाल करते हुए बताया था कि वो पैसे जो फिक्स नहीं है, जो कि आपके प्रोडक्शन लेवल पे आप जितनी मेहनत करेंगे या जितनी मेहनत करवाएंगे मजदूरों से, उस हिसाब से जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी, उसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकल आएगा, और टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपका ब्रेक इवन कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक ब्रेक इवन का सवाल भी करते हैं। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच हैज अ फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ 16,000 रुपए पर यूनिट
एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9000 पर यूनिट। अच्छा 16,000 पर यूनिट और 9,000 पर यूनिट। हमारे पास क्या कुछ गिवन है? हमारे पास रेवेन्यू गिवन है, हाँ जी हमारे पास रेवेन्यू गिवन है। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, हाँ जी वो भी गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास कितने? 50 मिलियन। न्यूमरेटर में हमने लिखना है 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 16,000 माइनस 9,000। कैलकुलेटर में लिखेंगे, आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। 50 आगे 6 तरह के जीरोस डिवाइडेड बाय 16,000 माइनस 9,000, तो आंसर आया 7142.8। यहां मैं लिख भी दिया 7142.8। तो यानी कि इतने यूनिट्स आप बेचेंगे तो आपका जो है प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे और इससे कम यूनिट्स बेचेंगे तो आपका लॉस होगा। ये चेक करें 7142.857 यूनिट्स जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। नेक्स्ट कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो हमें पहेलियां सॉल्व करनी पड़ती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक पहेली हम ये देख लेते हैं, अ फैमिली मेंबर इज 15 years यंगर देन द सेकंड फैमिली मेंबर। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, एक्स और वाई ने असाइन कर देते हैं। जो छोटा वाला बच्चा है उसे हम कहते हैं एक्स और जो बड़ा बच्चा है उसे हम कहते हैं वाई। तो पहली बात क्या है, फैमिली ऑफ फर्स्ट, जो पहला बंदा है वो दूसरे बंदे से 15 साल छोटा है, यानी कि पहले बच्चे की एज में हम 15 साल ऐड करेंगे तो दूसरे बच्चे के बराबर होगा। अच्छा अगली बात, 3 times द एज ऑफ फर्स्ट फैमिली मेंबर, यानी कि पहले वाले बंदे की एज को 3 गुना कर दो प्लस दूसरे वाले बंदे की एज को डबल कर दो, यानी कि +2y इज इक्वल टू कॉम्बाइंस टू 80 years। ले जी हमने 2 इक्वेशंस बना ली, अब हमने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बी और वाई बी। क्यों ना हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए कि हम कैलकुलेटर में लिख सकें, क्या हम करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अच्छा कैलकुलेटर पे लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमने लिखी x माइनस 1 15 और 3 2 80। हमारे पास आया x इज इक्वल टू 22 और y इज इक्वल टू 7। क्या ये शर्तें पूरी नहीं हो गई? क्या 7 साल वाले बच्चे की एज में हम 15 ऐड करें तो 22 नहीं बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो क्या इन्हें ऐड करके 80 नहीं बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा। हमने ये जो भी पहेली है ये भी जो है सॉल्व कर ली। आगे चले, नहीं एक मिनट, आंसर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, कोई मसला नहीं। हमने लगता है कोई वैल्यू सही पुट नहीं की, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से नहीं करते, ऐसे दूसरे तरीके से करते हैं। हम इसे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, करके देख लेते हैं। हमने कहा कि पहले बंदे की एज में 15 years ऐड करो तो बनेगी अगले जो है उसकी एज। अच्छा 3 times द एज ऑफ फर्स्ट फैमिली मेंबर 3x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सेकेंड फैमिली मेंबर 2y इज इक्वल टू 80। अब यहां हम वैल्यूज अगर पुट करें, कोई बात नहीं, ये पेज ज़्यादा तंग कर रहा है, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, इससे आपका जो है पहेली है ये सॉल्व हो जाएगी। हमने इक्वेशंस बनानी सीखनी है, आगे इक्वेशन कैलकुलेट करना तो हमें आता ही है। तो मतलब ये था आपका चैप्टर 1 की थ्योरी वाली बातें। अभी जो प्रैक्टिस है वो हम अगले वाले सेशन में जो है वो करेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो हमारे पास MCQs अवेलेबल हैं कि आपकी बुक वाले सारे, वो हमें जितना हमें टाइम मिला उतना हम मैक्सिमम करेंगे और उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब तक जो है हल्का सा 5-10-15 मिनट का ब्रेक लें, एक दफ़ा सारा पोर्शन रिव्यू करें, रीडिंग करें और फिर नेक्स्ट वीडियो ऑन कीजिएगा ताकि आपकी जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस की जाए। फिलहाल एंड।